तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से एग्जाम के तैयारी में बिल्कुल लगे होंगे। बिहार एसएससी में है ना। बिहार एसएससी का आज शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा समान ज्ञान का यानी टॉप नंबर यानी टॉप टॉप 20 को क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कराते चलेंगे और इंटर लेवल 2024 एग्जाम जो भर्ती है उनके लिए तैयारी के लिए है। बिल्कुल याद रखेंगे बिहार एसएससी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार एसएससी को अगर पूरा नाम से अगर जाने तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पटना के ये है चीज है ना। तो इसके बारे में अगर बात हम लोग करें तो ये हमारे बिहार एसएससी एक लेवल है जो एग्जाम के हम लोग जानते हैं कि एग्जाम जो हमारा इंटर लेवल जो 2024 में आपका एग्जाम है यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कभी के हो चुका है। बस एग्जाम आपका बाकी है। तो एग्जाम की तैयारी जो है बिल्कुल अब हम लोग शुरू करने वाले हैं और अब से जो शुरुआत करने के लिए लगेंगे तो बिल्कुल एग्जाम तक आप लोग के बिल्कुल एग्जाम एकदम एक क्वेश्चन नहीं छूटे। एकदम टोटल क्वेश्चन जो टॉप टॉप क्वेश्चन जो आपको आएगा वो सारे टॉप टॉप क्वेश्चन आप लोग को देने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल हम लोग शुरुआत करते हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पे आपको लेकर के चलेंगे, सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस करते हुए और जितने जो आपका सबसे पहली बात कीजिए कि जो हमारे जो क्वेश्चन बैंक जो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को पहले क्लियर कंप्लीट करते चलेंगे और उन सब को कंप्लीट करते हुए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग को जो आने वाला जो क्वेश्चन उसको लेकर के भी चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी एग्जाम होता है तो बिहार में या कहीं भी इंडिया में अगर एग्जाम हो तो किसी भी प्रकार का अगर एग्जाम हो तो प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन को हम लोग को जानना जरूरी होता है, क्योंकि उस लेवल से क्वेश्चन अगर जान जाएंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस हिसाब से हम लोग को तैयारी चलेगा। तो आपको उस लेवल का क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सामने दिखाएंगे और ये आपको जो टॉप क्वेश्चन में है तो आपको टॉप क्वेश्चन बिल्कुल 20 को आपको लेकर गया है। जो आपका समय जो है वो काफी ज्यादा नहीं लगने वाला है, बस कुछ ही समय में बिल्कुल 20 क्वेश्चन खलास होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। बस हम लोग शुरुआत करते हैं और हमारे चैनल को बिल्कुल अगर पसंद आता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों प्रेमियों और फ्रेंडों के साथ में बिल्कुल शेयर करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से। आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन देखिए किस तरह से कहते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर जिसमें कहता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किए थे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो गुजरात के खेड़ा जिला में एक सत्याग्रह का आंदोलन किए थे, वो किस वर्ष में किए थे ये हमको पता करना है। यानी 1918 में, यानी कि 1920 में, 1919 में या 1916 ईस्वी में। आपको इसमें से जवाब देना है कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिस समय भारत में गुजरात में हमारे गांधी जी हैं जो क्या सत्याग्रह शुरुआत किए थे, है ना। जो खेड़ा सत्याग्रह है, जो खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किए थे वो किस कौन से वर्ष में किए थे। और अगर बात करें तो आपको बताते चलें कि 1917 ईस्वी में हमारे जो पूजनीय या हम कह सकते हैं आदर्श गांधी जी हैं जो हमारे बिहार के चंपारण जिला से 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए थे और उसके बाद वो भी किसाने के लिए ही किए थे और यहाँ पर भी किसानों के समर्थन में ही एक सत्याग्रह आपको शुरुआत किया जाता है। और ये जो सत्याग्रह है 1900 कितना में 1918 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। तो बिल्कुल हम लोग मानकर चलेंगे कि ए नंबर ऑप्शन आपका क्लियर होगा कि 1918 ईस्वी में खेड़ा जिला में, गुजरात के खेड़ा जिला में ये सत्याग्रह शुरुआत किया गया था। क्लियर, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन हो गया इस तरह से आपके बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बिल्कुल लगे हुए रहिए। बस कुछ ही समय में आपका पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। आगे अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ली चित्रकला भारत के खाली स्थान राज्य की लोक चित्रकला है। यानी भारत के कौन से राज्य के ये लोक चित्रकला है। भारत देखिए सबसे पहली बात अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ली चित्रकला एक ऐसा चित्रकला है जो भारत के कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में, किस राज्य में ये लोक चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध है। आप ये सिर्फ राज्य का आपको नाम बताना है, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम या कर्नाटक, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे वर्ली चित्रकला जो है वो उस राज्य में फेमस है। यानी क्या है, लोक चित्रकला के नाम से बिल्कुल फेमस है, यानी लोक चित्रकला है। तो इसमें से बताएंगे कौन सा राज्य इसका मेन आपका आता है। चलिए बहुत अच्छे।
आप लोग देखते चल रहे हैं। चलिए ये आपका आता है बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन। तो यानी कि बी नंबर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य में वर्ली चित्रकला जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, फेमस के रूप में आप कह सकते हैं। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व के समस्त जनसंख्या यानी पूरी दुनिया के जनसंख्या जितनी होती है, पूरी दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से कहता है सापेक्ष हमारे देश यानी भारत, हमारे देश यानी भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो आपको बता दें कि 2011 में भारत की जब जनसंख्या हुआ था तो 2011 के अनुसार हमारे भारत की जनसंख्या जो है ये लगभग में पूरे दुनिया के जनसंख्या का कितना परसेंट था। तो भारत की जनसंख्या की बात करें तो हमारे पूरे भारत के बात करते हैं तो भारत में ये 17.5% पूरे दुनिया के जनसंख्या का इतना परसेंट था, यानी 17.5% था। और पहले नंबर पर जो स्थान आता है जो हमारा किसका आता है, चीन का। बिल्कुल याद रखेंगे, चीन 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत में बात करते हैं तो भारत में 17.5% यानी पूरे दुनिया के जनसंख्या का आता है। और अगर चीन की बात करें तो चीन आपका 19.4% आता है पूरे दुनिया की जनसंख्या के। 2011 के अनुसार आपको बता दें कि चीन है जो पहले नंबर पे आता है, यानी पूरे दुनिया का सबसे पहला स्थान चीन की जनसंख्या है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। तो ये हमारा भारत का है, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल क्लियर करेक्ट हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे चलेंगे, है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं और अभी की अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय हमारा चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत जनसंख्या की दृष्टि में। तो जनसंख्या की दृष्टि में हमारा सबसे पहला स्थान पर अभी आता है वर्तमान में, यानी कौन, भारत आता है। चलिए अगर आगे हम लोग बढ़े तो ये देखेंगे कि भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा, अगर भारत की पूरी बात समझे देखिए आपको बताते चलें कि हम लोग ऊपर वाले जो रेखा होते हैं जिसको हम लोग जमीन वाली रेखा कहें या सीमा बोले या बॉर्डर बोल सकते हैं, तो जमीन वाला जो बॉर्डर वाला भाग है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्थलीय तट रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थलीय रेखा बोलते हैं या स्थलीय बॉर्डर कहते हैं। और जो नीचे वाला जो बॉर्डर, जो समुद्री एरिया वाला जो हमारा रेखा है तो ये बॉर्डर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग तट रेखा बोलते हैं। तट रेखा यानी समुद्र के तट यानी समुद्र के किनारे वाले रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, तट रेखा बोलते हैं। तब आपको बोलते हैं कि अगर पूरे हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया का जो बॉर्डर होता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सिर्फ छोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दमन द्वीप समूह है, तो इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो 21,301 किलोमीटर है। कितना है इसका बॉर्डर, पूरे इंडिया का पूरा बॉर्डर की बात करें, स्थलीय और तटीय दोनों की अगर बात करें तो 21,300 किलोमीटर आपका आता पूरा का पूरा, है ना। लेकिन अगर बात यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है स्थलीय, ये तट रेखा, सॉरी तट रेखा की बात कर रहा है। तो ये तट रेखा की अगर बात करें तो इसमें आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है ये कितना, ये 6200 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी और 5,935 किलोमीटर लंबी, 6,175 किलोमीटर लंबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 6100 किलोमीटर, है ना। 6100 जो किलोमीटर है ये आपका ये तट रेखा है, बिल्कुल क्या है, समुद्री तट रेखा। बिल्कुल आप याद रख सकते हैं ये समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट रेखा, तट रेखा, है ना। तट रेखा है जो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर ऊपर वाली बात करें तो ऊपर वाला यानी कि हम लोग स्थलीय तट रेखा की बात करें तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे ये आपका है कितना, 15,200 किलोमीटर आपका आता है। कितना आता है, 15,200 किलोमीटर आपका आता है। और हाँ, इसमें ये समुद्री तट रेखा की बात करें तो ये हमारे सिर्फ तट रेखा जो है, ये जो मेन वाला भाग है इसी का तट रेखा केवल आपका 6100 किलोमीटर है। अगर बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो लक्षद्वीप है इन सब की अगर बात करें तो इन सबको मिला करके अगर पूरी हम लोग तट रेखा की बात करें तो कुल तट रेखा सारे के सारे तट रेखा को मिलाकर के बात करें तो 7,500 कितना होता है, ये 16-17 के आसपास में, 16-17 किलोमीटर के आसपास में आपको कोई बुक में देखेंगे तो 7,517 किलोमीटर आपको देगा, कोई बुक में आप देखेंगे 7,516 किलोमीटर देता है। तो ये आपका कुल तट रेखा की बात कर रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं समुद्री
उत्तरी तट रेखा की बात, तो ये आपको मेन जो नॉर्मल वाला जो बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके 6100 किलोमीटर आपका आता है, जो आपको 1416 किलोमीटर आपका बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है अंडमान निकोबार वाले को। और अगर हम लोग स्थलीय की बात करें तो स्थलीय आपका 15,200 किलोमीटर आपका आता है। और टोटल अगर बात करते हैं तो अथी को छोड़ करके तो कितना आता है 21,300 किलोमीटर, है ना। लेकिन ये जो 1400 बढ़ जाता है, वो 1400 को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसको भी बिल्कुल अच्छे तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो आपका 22,716 किलोमीटर के आसपास में आपका आ जाता है। तो 22,716 किलोमीटर के आते हैं, ये पूरा के पूरा इंडिया के जितने सारे बॉर्डर है उन सारे बॉर्डर की लंबाई आपका आता है। तो इसमें आपका समझ गए कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर आपका आता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा था। पांचवा की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है कि नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन है जो नहीं है। नकदी फसल आखिर कहते किसको है, तो नकदी फसल वैसे फसल कि जिसको किसान भाई उगाते हैं, फसल खेत में उगाते हैं, उपजाते के बाद उस फसल को अपने घर में ना के बराबर यानी बहुत कम मात्रा में रखते हैं, यानी कि ना के बराबर रखते हैं, नगण्य मात्रा में रखते हैं और बाकी सबको बाजार में जाकर के बेच देते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको बाजार में उसे तुरंत बेच देते हैं, यानी भंजा देते हैं। इसमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं कि मतलब ये कौन सा फसल है वो जो उसे बाजार में नहीं बेचते हैं, यानी अधिकांशतः भाग घर में यूज करते हैं और बेचते भी हैं, लेकिन अधिकांशतः भाग घर में यूज करते हैं। अब इसमें से कौन सा चीज आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये गन्ना एक ऐसा चीज है कि गन्ना जहाँ पे चीनी उद्योग यानी चीनी के मिल है, जिस जिला में या जिस जगह पे चीनी का मिल है वो एरिया में, वहाँ के चारों तरफ के एरिया में बिल्कुल गन्ना की खेती होता है और वो लोग उपजाते हैं, उपजाने के बाद में क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये आपका नकदी फसल आ जाता है। साथ में कपास का भी कोई काम नहीं है, कपास का रुई बनता है, रुई के कपास यानी कि रुई, और रुई से हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं, तो ये फैक्ट्री वगैरह में ये सब बिक जाता है, तो ये भी तुरंत बिक जाता है। साथ में जूट का भी यूज नहीं करते हैं किसान, ये भी तुरंत बेच देते हैं। गेहूँ है, गेहूँ का यूज बिल्कुल घर में खुद करते हैं, क्योंकि किसान कई सारे ऐसे किसान गरीब होते हैं जिसके पास जमीन उतना ही भर होता है और वो सिर्फ फसल अपने खाने के यानी पेट के लिए ही सिर्फ उगाते हैं, बेचने के लिए उसको नहीं उगाते। हाँ, बेचने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बेचने के लिए यानी कि खाद पटवन के जो अथी आ जाए यानी पूंजी जिसका आ जाए, तब पूंजी के लिए सिर्फ खाद पटवन के लिए भी बस बेच पाते हैं और अपने खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका है जो नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। तो डी नंबर ऑप्शन को आप लोग चूज करेंगे, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा देंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। बताइए कौन सा ऐसा चीज है भारत के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा उपभोग यानी किया जाता है, यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा इसका उपभोग यानी कि इसका उत्पादन भी, उपजाते भी बहुत ज्यादा है और उसका यूज भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा फसल आपका आएगा, चावल है, तो चावल को हम लोग जितना उगाते हैं उसको हम यूज भी करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सबसे ज्यादा ये नहीं है, तो ये तो आपका क्लियर होता है कि आपका नहीं है। साथ में चाय किसी किसी के दिमाग में आएगा कि भारत एक ऐसा देश है जो चाय के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ आपका आता है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा नंबर पे, पूरे दुनिया में नहीं आता है, ये दूसरा नंबर पे आता है। तिलहन में भी नहीं होता, आपका दलहन में होता है, यानी ये आपका दलहन हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, दलहन एक ऐसा फसल है जो भारत सबसे ज्यादा उपयोग करता है, उत्पादन यूज भी करता है और उत्पादन भी करता है। सबसे पहला नंबर पे आता है दाल का, और चाय जो है दूसरा नंबर पे आता है। चाय जो है वो कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे आता है। ये चाय की खेती है ना, चाय की खेती यहाँ पर होता है बहुत ज्यादा, सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन दूसरा नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपका दाल आता है। यानी कि ये आपको बिल्कुल ऑप्शन में मारेंगे तो डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से केन्या की राजधानी, केन्या एक देश का नाम है, केन्या जो नाम है एक देश का नाम है, केन्या क्या है, एक देश है, इसकी राजधानी बताइए कहाँ है। मनीला है, नैरोबी है, लीमा है या बेरूत है। इसमें से बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ऐसा जगह है जो शहर है जो केन्या की राजधानी है। तो आपको बताते चलें कि इसमें केन्या की राजधानी जो आपका आएगा ये बी नंबर ऑप्शन आएगा, यानी नैरोबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नैरोबी, यानी बी नंबर ऑप्शन को हम लोग लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो इसकी अगर बात करें तो ये कहता है कि नांगल में, सिंदरी में, अलावे में या तांबरे में। तो आपको बताते चले कि सबसे पहले अगर भारत के हमारे भारत में सबसे पहले
जो उर्वरक की खेती की संयंत्र लगाया गया था, ये लगाया गया था 1906 ईस्वी में। कहाँ लगाया, कब लगाया गया था? 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में बिल्कुल दूसरे राज्य में लगाया गया था, यानी कि अलग राज्य में। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि 1906 में सबसे पहली बार लगाया गया, तो आपका यही आपका ये जो जिस जगह पे लगाया गया यही आपका आंसर होगा। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहला जो है वो संयंत्र कहाँ लगाया गया था? उर्वरक का। तो हम बताते हैं कि इसका जो है संयंत्र का यूज जो हम लोग ये बिल्कुल याद रखेंगे कि सबसे पहली बार लगाया गया था सिंदरी में। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। और सिंदरी जो है आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड के सिंदरी नाम का एक जगह है, वहां पर ये सबसे पहला उर्वरक का संयंत्र लगाया गया था। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, ये कंप्लीट आपका क्लियर कराते चलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताइए। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? बेंगलुरु है, कलकत्ता है, मुंबई है या चेन्नई है? तो इसमें आपको बताते चले कि भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो 2021 के 22 के 23 में अभी जनगणना हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी आंकड़ा निम्नलिखित तरह से बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है। हम लोग 2011 के जनसंख्या के अनुसार करेंगे। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो हमारा आता है, ये आपका मुंबई। कौन आता है? मुंबई। मुंबई ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो पहला नंबर पर आप बिल्कुल याद रखिए, पहला नंबर पे कौन आता है? पहला नंबर पे आपका मुंबई आता है ना, मुंबई। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका ये आपका दिल्ली आता है। क्या आता है? दिल्ली। तो दिल्ली ने को दूसरे नंबर पे रखेंगे। और तीसरे नंबर पर आपका कोलकाता आता है। तो बिल्कुल कोलकाता को भी हम लोग लेते चलेंगे, यानी पहले नंबर पर मुंबई, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर कोलकाता आपका आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखेंगे कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा क्या है? महादेश है। सबसे बड़ा महादेश बताइए, इसमें से सबसे बड़ा महादेश कौन होंगे? सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन हो जाएंगे? यूरोप होगा, अफ्रीका होगा, एशिया होगा या दक्षिण अमेरिका होगा? तो इसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए और पता होगा भी, क्योंकि यूरोप, एशिया और यूरोप, अफ्रीका और एशिया और दक्षिण अमेरिका में जो सबसे पहला नंबर पे हम लोग जानते हैं महादेव, जैसे महादेश का नाम आता है सबसे पहले जो आपका नाम आना चाहिए ये आपका एशिया का नाम होता है। और बिल्कुल यही आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा क्या होगा? ये आपका महाद्वीप है ना, महादेश है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि एशिया महादेश ऐसा महादेश है जो दुनिया के सबसे बड़ा महादेश में आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथ में जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा में होता है। आपको बता दें कि एशिया महादेश में लगभग में आपका 45 देश इसमें सम्मिलित है। कितने देश है? 45 देश इसमें सम्मिलित है एशिया महादेश में। और आपको बताते चले कि एशिया महादेश तो आपका आया, एशिया महादेश के बाद आपका आता है एशिया, अफ्रीका। एशिया के बाद कौन आता है? अफ्रीका। दूसरा नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका आता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह का आप नाम सुनिए, जैसे आप नाम सुनिएगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह का नाम सुनिएगा तो सबसे पहला नंबर पे एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद आपको आगे कुछ कुछ आते हैं, यानी कि ये सब सारे चीज आ जाएंगे। अगर बात करते हैं तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप कौन आते हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जो सबसे छोटा में आता है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा आपका एशिया आता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कहता है कि साफराते मेघी, मेघी मतलब होता है कि बादल, है ना। मेघीय मैंने क्या कहेंगे? बादल कहेंगे। कहता कि मेघीय यानी कि बादल वाली रातों अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। सुनिए यहाँ पर कहता है कि साफ रात जो होते हैं बादल वाले रातों की अपेक्षा ज्यादा ठंडा होता है। कौन? साफ रातें। अब कोई कोई के दिमाग में आएगा कि सर, या आपके दिमाग में भी आएगा कि हमने कभी ऐसा देखा है कि जब बादल छाए हुए रहता है, तो दिन में देखिएगा जब बादल छाए हुए रहता है तो आप लोगों को सिहरामन यानी ठंडा ऐसा महसूस होता है, और जब बादल नहीं रहता है एकदम साफ रहता है तो हम लोगों को जो धूप लगता है वो कड़ी लगता है,
है, यानी कड़ा होता है, शरीर जलता है ना। लेकिन रात में ऐसा नहीं होता। रात का जब समय होता है तो रात में बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, क्योंकि रात में धूप तो होता नहीं है। तो बिल्कुल याद रखिए, जब हमारे शरीर के आसमान में देखेंगे बादल नहीं रहे, एकदम साफ बादल रहे, साफ रातें रहे, उस दिन देखिएगा आपको ठंडा लगेगा, और जिस दिन बादल घेरे हुए रहेगा उस दिन आपको गर्मी लगते हैं। बरसात के मौसम में ऐसा आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि बरसात के मौसम में ही बादल होता है हमारे वायुमंडल में, हमारे चारों तरफ वायु जो अथी होता है बादल, वो बरसात के मौसम में ही दिखाई देता है। और जब भी बरसात के मौसम में बादल दिखाई देता है तो आपको सूर्य का प्रकाश जब आता है तो सबसे पहले बादल पे पड़ता है, यानी कि मेघा पे पड़ता है, मेघ पे पड़ता है, यानी बादल पे पड़ता है। और बादल पर पड़ने के बाद में वो आने के बाद वो पुनः हमारे पृथ्वी से टकराती है, और पृथ्वी से टकराने के बाद बाहर निकलने के इसका ऑप्शन ही नहीं होता है, ये बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद से ये हीट हो जाता है, यानी गर्मी लगने लगते हैं। जब बादल रहते हैं हमारे आसमान में छाए हुए तो उसमें हमें गर्मी लगना शुरू होता है, यानी गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और जब साफ बादल आता है तो सूर्य का प्रकाश आता है और पार कर जाता है, वो रुकता नहीं है, जिसके वजह से आता है और वापस लौट जाता है, आसमान में अंतरिक्ष में चला जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, उस समय हमें ठंडी लगती है। क्या लगती है? ठंडी लगती है। और जो बादल घेरे हुए रहता है तो गर्मी लगता है। तो बिल्कुल याद रखें, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए और अगले नंबर क्वेश्चन है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना मस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आप जिकल जनरल नॉलेज के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है, काठमांडू को कहते हैं, बैंकॉक को कहते हैं, या न्यूयॉर्क को कहते हैं? तो यहाँ पर ये जानेंगे 7 पहाड़ियों का शहर। तो अब ऐसा शहर, कोई ऐसा शहर होगा जिसपे चारों तरफ से 7 गो पहाड़ी होगा, उसी को हम लोग 7 पहाड़ियों का शहर कहेंगे। तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और ये हम लोग कहेंगे रोम को। किसको बोलेंगे? रोम को कहेंगे। 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 7 पहाड़ियों का शहर हम लोग रोम को कहते हैं। और आपको बता दें कि पोप का शहर भी हम लोग क्या बोलते हैं? रोमे को कहते हैं। पोप के शहर के नाम से किसको जानते हैं? रोम को ही जानते हैं। और रोम जो होता है 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका कंप्लीट यानी क्लियर होता है। आगे की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन ये भी आ गया। कहता है निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बे, कस्बे मतलब होता है शहर या बड़ा नगर, आप कह सकते हैं नगर यानी कि शहर, बाजार की तरह होता है कस्बा। अब समझिए कि औद्योगिक मतलब कंपनी खुलने के अनुसार, यानी कंपनी जहाँ बहुत ज्यादा खुला हुआ है, ये बहुत ज्यादा थी उद्योग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कम जो होते हैं उसके अनुसार। कहता है निम्नलिखित में औद्योगिक यानी कस्बों के कौन से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? यानी कौन सा ऐसा शहर है जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, औद्योगिक की दृष्टि से, औद्योगिक के क्षेत्र में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भिलाई होगा, रांची होगा, या आसनसोल होगा, या दुर्गापुर होगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सबसे पहली बात अगर करें तो छोटा नागपुर का सबसे ज्यादा भाग जो है ये झारखंड में पड़ता है बाबू। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अब बताइए कि झारखंड में सबसे ज्यादा भाग पड़ता है तो आपका झारखंड वाला एरिया कोई हो जाएगा। अब इसमें बताइए कि झारखंड वाला एरिया इसमें कौन सा है? तो जो झारखंड वाला एरिया होगा वो आपका औद्योगिक कस्बे के रूप में स्थित होगा। अब इसमें आपको भिलाई के नाम से होगा, तो भिलाई आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर कि आपका रांची है, तो रांची आपका झारखंड में पड़ता है। क्या पड़ता है? झारखंड में। तो ये आपका रांची हो जाएगा। आप इसको बोलेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कि यही आपका ये सेम टू सेम दुर्गापुर भी पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, यानी झारखंड में पड़ने वाला जो है केवल और केवल रांची है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सही बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हैं हम लोग। चलेंगे कि आपका जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित जो है कस्बा, वो आपका क्या है? ये आपका झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है? झारखंड। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग तो बिल्कुल याद रखेंगे कि दामोदर नदी निकलती है। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दामोदर नदी के बारे में, कि दामोदर नदी आखिर कहाँ से निकलती है, कौन से पहाड़ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है, या सोमेश्वर पहाड़ी से के पश्चिमी ढाल से निकलती है? तो इसमें बताता है कि ये जो दामोदर नदी है ये आखिर निकलती कहाँ से है। तो दामोदर नदी की आपको बात बताते हैं, दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर पहाड़ी बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे।
दामोदर पहाड़ी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड से, है ना। अगर पूरी तरह से आप लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि दामोदर नदी के अगर निकला कहाँ से, झारखंड से निकला है। इसमें आपको कौन सा जी? झारखंड में आपको छोटा नागपुर पठार मिलता है, तो यहीं से आपका निकलता है दामोदर नदी। क्लियर? तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। चलिए बहुत अच्छे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन। अब बहुत अच्छे से ये भी क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर किया गया है। कहता है कि पूर्वी समुद्रों को स्वामी, कहता है कि स्वामिनी के नाम बताइए कौन है। यानी पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें हम लोग अथी की बात, जैसे इंडिया की बात करते हैं या इंडिया मैप की बात करते हैं, तो देखिए इंडिया की अगर मैप की बात करते हैं तो बिल्कुल ये भी याद रखेंगे, है ना। चलिए इंडिया की अगर मैप को अगर दिखाएं आपको हम, तो बहुत अच्छे से तरह से इंडिया की मैप अगर दिखाना चाहें तो देखिए इस तरह से हम लोग इंडिया जब देखते हैं तो इसमें आपको कुछ कई सारे ऐसे भाग होते हैं जो आपको दिखाई देगा। जैसे ये हमारा इंडिया है और इंडिया के मैप में आप देखेंगे कहता पूर्वी, यानी कि पूर्वी मतलब पूरब की ओर से। अब बताइए कि हमारे समुद्र है बाबू, क्या है? समुद्र है, और समुद्र के पूरब में आपका यही तो पहाड़ है ना। समुद्र के पूरब में आपका कौन सा देश मिलता है? आपका इंडिया मिलता है। और इंडिया जो है ये पूर्वी एरिया, समुद्र के पूर्वी एरिया का स्वामी तो मतलब मालिक है। ये इतना आपको पता होना चाहिए कि समुद्र के 200 एनएम तक, समुद्र के 200 एनएम की दूरी तक आपको पता होना चाहिए कि ये केवल उस देश का होता है जिस देश के सीमा रेखा से बाहर आपका इतना आता है। तो समुद्र के यानी कि हमारे इंडिया से 200 एनएम तक समुद्री एरिया जो होता है ये केवल इंडिया का होता है, यानी इंडिया इसका मालिक है। यानी मालिक मतलब स्वामिनी इसका जो है इंडिया है। अब बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे? तो हमारा भारत हो जाएगा पूर्वी एरिया के, तो ये हमारा भारत जो है ये आपका आ जाएगा पूर्वी एरिया का, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगर किसी के दिमाग में आए श्रीलंका के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र का मोती श्रीलंका को कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र के मोती के नाम जानते हैं श्रीलंका को। बिल्कुल आपको याद रखेंगे, समुद्र के मोती के नाम से कौन जानते हैं? हम लोग श्रीलंका को जानते हैं। और पाकिस्तान बेचारा है, पाकिस्तान पहले इसको भी हम लोग क्या बोलते? पूर्वी समुद्री का स्वामिनी भी बोलते, लेकिन ये अलग हो गया था बाट चोट के। अगर जब हमारा जो सब कुछ नाम मेरा है, अगर मेरे साथ में हो, समझो कि हमारे पास में हो, तो हम जो हम में हो मेरा होगा वो तुम्हारा भी होगा। अब हम हमसे अलग हो गए हो, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया इंडिया से, तो जो मेरा वाला चीज वो तुमको कहाँ से दें, क्योंकि तुम तो अलग हो गए। तो इसलिए इसका कुछ नहीं रह गया, ये आपका भारत का हो गया। और ये जो श्रीलंका के बारे में आपको जो बताया समुद्री क्या बोलते हैं? समुद्रों का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल याद रखें, समुद्रों के मोती किसको कहते हैं? श्रीलंका को। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका डी नंबर ऑप्शन, ये बिल्कुल लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 के क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब बताइए भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को 22 मार्च, कितने को? 22 मार्च बोल रहे हैं, 22 जनवरी और 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान बनाने के लिए पास कर दिया गया था कि जाइए भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है उसको बनाना चालू कीजिए। अब ये हमारा बनाना तो चालू हो गया था कब? वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। लेकिन बनना चालू तो हुआ, लेकिन बनकर के तुरंत रेडी थोड़ी हो जाता, इसको बनने में काफी टाइम लगा। और आपको बता दे कि 2 वर्ष लग गए थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे। कितना दिन? 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसमें भारत का संविधान को बनने में टाइम लग गया था। पता है इसमें खर्चा भी बहुत सारा आया था। अगर लगभग की बात करें तो इसके खर्च में लगभग में 64 लाख रुपया लग गया था। आज की बात नहीं, आज से 75 साल पहले की बात है। आज से 75 साल पहले इसको बनाने में 64 लाख रुपया खर्च इसका लग गया था। किसको? यानी हमारे संविधान को। और ये बनाने में जब बन करके रेडी हुआ तो बन करके हमारा जो रेडी हो गया था ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बन करके क्या हो गया? ये रेडी हो गया था। अब सभी लोग जो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई सारे नेता जो थे इसको इसी दिन लागू करके तो चालू कहे कि बन करके जब रेडी हो गया और बिल्कुल सब क्लियर हो गया था, लागू होने पर समझिए कि लागू भी हो गया। यानी कभी कभी ऐसा आपको देखिएगा कोई बुक में कि लागू हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन असली बात यह नहीं है कि 26 नवंबर को 1949 को लागू हुआ था, नहीं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी, बिल्कुल याद रखेंगे, 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है भारत में लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। अगर इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन कोई कहेंगे सर जी ये तो बताए, तो इसके बारे में कुछ विशेषता बताए, यानी कि संविधान के बारे में। अगर संविधान को अपनाया गया था, ये किस सभा के द्वारा अपनाया गया था? कहता संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, या भारतीय संसद के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये पहला नंबर ऑप्शन होगा, संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा भारत के जो संविधान है इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट होगा। क्लियर? चलिए बिल्कुल हम लोग जगह पे ही आएंगे, यहाँ पे इधर उधर भटकेंगे थोड़ा जरूर, लेकिन जगह पे आएंगे, आपको अगल बगल के भी कुछ जानकारी आपको देते चलेंगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है भारत में लौकिक, कहता है कि सार्वभौमिकता जो है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता को क्यों भौमिकता है? क्योंकि संविधान को प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ। अब कभी कभी संविधान का प्रस्तावना आप स्कूल में देखे होंगे कि जैसे ही आपका प्रार्थना होता है, प्रार्थना जैसे खत्म होता है तो संविधान का प्रस्तावना शुरू किया जाता है। और संविधान का प्रस्तावना जब शुरू करते हैं, बताइए कौन से अक्षर, कौन सा ऐसा वाक्य है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं? कहता प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्द से, या जनता के लोकतंत्र शब्द से, या हम भारत के लोग शब्द से। तो बिल्कुल याद रखिए, जब भी हम लोग भारत में जो संविधान का जो शुरुआत होता है, और जब भी हम लोग प्रस्तावना जब शुरू करते हैं, तो हमारा जो शुरुआत होता है तो वो शुरुआत में ही होता है हम भारत के लोग, है ना? यहाँ से शुरू करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो हमारा जो शुरुआत होता है ये हम लोग डी नंबर ऑप्शन जो है इससे शुरुआत करते हैं। इसलिए ये आपका जो है सबसे लौकिक स्वामित्व जो है ये आपको सार्वभौमिकता है। इसीलिए संविधान का प्रस्तावना इसी से क्या होता है? शुरुआत होता है। यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे तरह से हम लोग लॉक करते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये 18 नंबर कहता है। कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है। प्रस्तावित मतलब पास किया जाता है। अब कोई वित्तीय यानी कि समझिए, कोई वित्तीय मतलब देखिए वित्तीय उसको बोलते हैं जो विदेशी बात हो, यानी विदेश से रिलेटेड कुछ हो तो उसको हम लोग वित्तीय, जैसे वित्त मंत्री हो गया, यानी कि विदेश मंत्री जिसको हम लोग कहते हैं, विदेश मंत्री को ही वित्त मंत्री कहते हैं, यानी विदेश मंत्री हो गया, तो उस तरह से। अब यहाँ करता है वित्तीय बिल। बिल मतलब जो कोई चीज का बिल अगर पास करना, कोई चीज खरीदना हो, बेचना हो, या कुछ भी करना हो तो उसको हम लोग कहते हैं। अब कहता है कि वित्तीय बिल को प्रस्तावित यानी पास करना हो तो वो कौन करता है? केवल राज्यसभा में होता है, केवल लोकसभा में होता है, या राज्यसभा और लोकसभा कोई दोनों में से कुछ भी कर सकता है? दोनों में सदनों में होता है, कोई दोनों कर सकता है। या कोई चीज जरूरी नहीं कि आपका लोकसभा राज्यसभा कर दी, आपका ये दोनों भी कर सकता है। या कभी कभी ऐसा ये आपका डी नंबर है कि दोनों सदस्यों के संयुक्त शस्त्र में, यानी कि ये दोनों के मर्जी, ये पहले साइन करेगा, उसके बाद ये साइन करेगा, दोनों पास करेगा, उसके बाद जाकर के पास होगा। ऐसा है तो ये आपको बताना है कि केवल ये अकेले भी कर लेगा, या केवल ये अकेले कर लेगा, या कहता कि दोनों, ये और ये दोनों में से दोनों कर सकता है, या कोई भी कर सकता है। या ये वाला बात कहता है कि ये दोनों के सहमति होना चाहिए, दोनों का सहमति अगर होगा तब जाकर के वित्तीय बिल पास होगा। ये आपका ऑप्शन है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यानी कि सही होगा? तो देखिए जब भी कोई वित्तीय बिल पर प्रस्तावित किया जाता है, पास करना होता है, तो केवल और केवल लोकसभा में ये चीज पास किया जाता है, यानी लोकसभा आपका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ये बताएंगे कहाँ मिलता है। तो भारतीय नागरिक, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, अब हमें अपना मौलिक मतलब अपना खुद का अधिकार हमें कहाँ मिलेगा, हमारा खुद का अधिकार क्या क्या है, इस सब की जानकारी हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। तो इसके बारे में आपको जो जो चीज़ आपको अधिकार है वो सबका इंसाफ, यानी कि जो चीज़ चाहिए, अधिकार चाहिए, उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलता है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मिल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद आपको 13 से लेकर के 36 तक में मिलेगा, या संविधान के अनुच्छेद 15 से लेकर 39 तक में मिलेगा, या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40, इन सभी में बताना है कि कहां से आपको कौन से अनुच्छेद में संविधान की मिल पाएगा। तो आपको बताते हैं कि इसमें अगर बात करें
तो संविधान के कौन से मौलिक अधिकार जो है आपको वर्णन मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में आपको मिलता है। संविधान के भाग जो है कई भाग में बांटे हुए हैं, जिसमें संविधान के भाग 3 में आपको मिलते हैं। और संविधान के भाग 3 में आपको 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद मिलते हैं। संविधान के कितने अनुच्छेद? 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक आपको मिलते हैं। और इसमें किसी भारत के कोई भी नागरिक हो, उसके खुद का स्वामित्व, मतलब खुद के अपना खुद का अधिकार उसमें वर्णन किया गया। अपने अधिकार के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, या जानकारी के अनुसार वो अपना कोई काम कर सकता है। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन इसका क्लियर होगा, करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ए को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बिल्कुल आगे, और ए आपका लास्ट आता है ना 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर को क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम कंप्लीट कीजिएगा, जिसको कहता है कि पंचायती राज विषय है। अब बताइए पंचायती राज विषय इसमें से कौन हो जाएंगे? कहता है क्या है, समवर्ती सूची पर, या केंद्र की सूची पर, राज्य के सूची पर, या शेषाधिकार की सूची पर। इसमें कौन सा है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा? पंचायती राज का विषय। यानी बताइए इसमें से कौन है जो पंचायती राज का विषय के रूप में आपको आता है? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चलिए बहुत अच्छे बाबू, एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो बिल्कुल करेक्ट होंगे। राज्य की सूची पर क्या हो जाएंगे? राज्य के सूची पर। तो बिल्कुल आपका यहीं तक आपको बोले थे कि 20 को क्वेश्चन जो देंगे बिल्कुल टॉप नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये आपका बिल्कुल टॉप नंबर के क्वेश्चन आया। और अगला वीडियो के लिए भी बिल्कुल इंतजार करने के लिए, और अगला वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल बस एकदम तुरंत, एकदम एक दिन की बात है, प्रतिदिन आपका एक एक वीडियो एकदम टॉप क्वेश्चन आपका पास में उपस्थित कराएंगे। बिल्कुल जो आपको एग्जाम के लिए बहुत, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम के लिए, कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा एकदम सक्सेसफुल एकदम साबित होगा। बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा मददगार होगा। तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करते चलेंगे, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर बिल्कुल जरूर कीजिए। और हमारे चैनल को बिल्कुल आप लोग प्रतिदिन ज्वाइन कीजिए, एक बार जरूर मिलिए प्रतिदिन। आपके लिए एकदम खास तौर पे एकदम बढ़िया क्वेश्चन, एकदम चुन के एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।